नमस्कार, आपका स्वागत है दिग्विजय संचार में और मैं हूँ आज की होस्ट आपकी प्यारी वैभवी तिवारी। और आज का ये एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आपके करियर, आपके फ्यूचर और आपके उन डिसीजंस की जो आपका फ्यूचर बना सकते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद है दिग्विजय कॉलेज के जूलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर माजपरी सर। दिग्विजय संचार की पूरी टीम की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप भी इस गुलाब की तरह प्यारी हैं बहुत। थैंक यू सर। सर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स और उनके फ्यूचर से रिलेटेड जो वो आपसे जानना चाहते हैं। सर जैसे कि करियर चूज करना स्टूडेंट्स के लिए एकदम स्ट्रेसफुल फेज होता है और इस फेज में उनको ऐसी कौन सी चीज़ों को ध्यान रख के करियर चूज करना चाहिए, ऐसी कौन सी वो गलतियां कर बैठते हैं और क्या उन्हें अवॉइड करना चाहिए। इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे पास 4-5 से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं है, ऑप्शन ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि वो चाहते क्या है। भाई अगर आईएएस नहीं बन पाया तो जरूरी नहीं कि मेरा बेटा, मैं मेरे जो महत्वाकांक्षा है उसको अपने बेटे के ऊपर थोपूं। ठीक है, जरूरी नहीं है। वो क्या बनना चाहता है। आप ज्यादातर देखिए गिने चुने देश भर में मुश्किल से 25 ऐसे फैमिली होगी जिनके परिवार में सारे आईएएस या आईपीएस या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में गए होंगे। ज्यादातर आप देखिएगा कि जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके बच्चे उस फील्ड में नहीं जाते, है ना। आप उसकी इंटरेस्ट को देखिए, किसी भी फील्ड में आप जाइए, मेहनत बहुत जरूरी है। बिना मेहनत के आप कहीं नहीं बढ़ सकते आप आगे। यहाँ एक चीज और मैं आपको मेंशन करूंगा कि आजकल जो एक मानसिकता बन गई है, पेरेंट्स की भी मानसिकता बन गई कि टीचर हमारे बच्चों को ना डांटे, हमारे बच्चों को ना मारे। एक बात और यहाँ पर बोलूंगा, आप खुद आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब सामान्य रूप से हम नई क्लास में जब जाते हैं तो किताबों को देखते हैं, परिचय करते हैं, पढ़ते हैं, तो ज्यादा समझ में नहीं आता। लेकिन एग्जाम के 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, 10 दिन पहले हम कुछ भी पढ़ते हैं वो समझ में भी आता है, याद भी होता है। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो हमारा गुलाम है। याद रखिए, आपकी इच्छा शक्ति का गुलाम है वो। आपके दिमाग में ये है कि अभी तो बहुत दिन है एग्जाम में, तो याद नहीं करेगा वो। लेकिन अगर आपको ये दिमाग में ये बैठ गया कि अरे सिर्फ 10 दिन बचे हैं, सिर्फ 5 दिन बचे हैं, 12 घंटे बचे हैं, मुझे करना ही पड़ेगा, चीजें तेजी से याद होंगी। तो आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना। और कंट्रोल कब होगा? जब आपके अंदर जुनून आएगा, जबकि आपके अंदर ज़ील आएगी, कुछ करने की इच्छा शक्ति जागृत होगी, तब वो दिमाग आपके कंट्रोल में हो। आपका ब्रेन जो होगा वो आपका तब गुलाम, और तब फिर आप उस चीजों को करोगे। तब जुलाई में भी उतनी ही पढ़ाई करोगे जितना आप मार्च में करोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर अक्सर स्टूडेंट के इंटरेस्ट के बजाय वो अपने फैमिली प्रेशर या तो सोसाइटी के प्रेशर में आके करियर चूज कर लेते हैं। चाचा ने मेरे को ये बोला तो मैं कॉमर्स ले लेता हूँ, मामी ने मेरे को ये बोला तो मैं बायो ले लेता हूँ। होता है ऐसा। उनको ऐसा सेफ ऑप्शन चूज करना चाहिए कि उनको इंटरेस्ट फॉलो करना चाहिए। 2 बातें यहाँ पर। ये तो पेरेंट्स को पहले से प्लानिंग करनी होगी कि मुझे अपने बच्चे को क्या बनाना है। तो इसमें आप यदि अपने बच्चे को जिस फील्ड में भेजना चाहते हैं, आप ये देखिए कि व्यापारियों के यहाँ बच्चे जो होते हैं वो बचपन से रुपये पैसों से खेलते हैं और उनका इंटरेस्ट उसी तरफ रहता है। रोज आगे चल करके कॉमर्स लेते हैं, या तो सीए बनेंगे या बीकॉम करेंगे। अगर वो लॉ के क्षेत्र में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि टैक्स कंसल्टेंट में जाएंगे वो, है ना। तो ये एक, क्योंकि उनका माहौल शुरू से वैसा ही है, एक एनवायरनमेंट उसको वैसा मिला है। तो पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना है। तो ये ग्रूमिंग उनको 5th 6th क्लास से ही शुरू कर देनी चाहिए उनके दिमाग में, बचपन से। ये कि तुमको आईएएस बनना है, तो आईएएस बनना बोल करके मत बोलिए उसको, वैसा आप ट्रेन ना, तो ऐसा भी नहीं है। आप अगर आपके कोई दोस्त हैं तो बताइए, देखिए फलाना जो है मेरा दोस्त है, या ये डिप्टी कलेक्टर है या कलेक्टर है, उसके घर घुमाने लेके गए, जाके देखेगा इतना बड़ा बंगला मिला हुआ है, इतने गार्ड्स हैं, है ना। ऐसे ये अब वो देख रहे हैं कि कलेक्टर के आगे पीछे इतने लोग घूम रहे हैं, इतनी गाड़ियां आगे पीछे, एक कोई प्रभाव पड़ता है, एक ऑरा जो उसका होता है वो उसके दिमाग में बैठेगा, उसके मन में अपने आप इच्छा जागृत होगी।
कि हाँ मुझे मुझे इसके जैसा बनना है। क्योंकि हमेशा कभी भी देखिए, जो भी एक सफल व्यक्ति होता है उसका कोई ना कोई आइडियल जरूर, बिना आइडियल के नहीं होता। तो वो एक अपने अंदर जो इच्छा जागृत हो, वो आप वो इच्छा जागृत कीजिए, बोल की मत कीजिए उसको। वो वैसा वातावरण उसको प्रोवाइड कीजिए, वैसा इन्वायरमेंट उसके आसपास प्रोवाइड कीजिए कि इसको ऐसा करना है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, दूसरा एग्जांपल ऐसा देता हूँ मैं साइना नेहवाल का। गुजरात से उसके पिताजी नौकरी छोड़ करके हैदराबाद इसलिए शिफ्ट हुए कि उनको अपनी बच्ची को बैडमिंटन प्लेयर बनाना था। और उसके बाद हैदराबाद में आकर के सुबह 3 बजे उसके साथ उठ करके पूरे मैदान में उसके साथ रहते थे। सुबह 9 बजे 10 बजे तक के उसके साथ मैदान में रहते थे। तो वो पेरेंट्स को उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के बच्चा आपका बनेगा। पेरेंट्स ये सोचे कि चल जा रहे पढ़ ले, तो बच्चा फिर वो उतना ही करेगा जितना उसको कहा जा रहा है, उतना ही करेगा। वो रिजल्ट ला देगा, पास हो जाएगा, लेकिन वो चीज नहीं लाएगा। जब आप करके दिखाओगे उसको, तो फिर वो भी वैसा ही करेगा। कॉलेज लाइफ खत्म होते ही स्टूडेंट का वो कॉमन मिस्टेक जो उनका करियर ग्रोथ स्लो कर देता है। हाँ, यहाँ पर देखिए, जो एक कॉलेज लाइफ जो होती है बड़ी रोमांटिक लाइफ होती है ना। एक गुलाबी दिन होते हैं लोगों के, स्टूडेंट मतलब किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे जो गोल्डन पीरियड होता है वो कॉलेज लाइफ होती है। क्योंकि उस समय बहुत सारी नई चीजें सीखता है, बहुत सारे नए दोस्त बनते हैं, दोस्तों का प्रभाव पड़ता है जीवन पे। और वही एक सबसे एक ऐसी एज होती है, टीन एज होती है, 18, 19, 20 ईयर की जो एज होती है, उस समय पैर लड़खड़ाने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। नशे की आदत दोस्तों से वही मिलती है ना। और अलग अलग प्रकार की जो मतलब जिस प्रकार की आपकी दोस्ती रहेगी उस प्रकार के फिर आपका करियर बनेगा। वहां पर पेरेंट्स को बड़ा ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपने बच्चे को आगे बनाना चाहते हैं, तो उस समय बहुत आपको अलर्ट रहना पड़ता है। ठीक है, बच्चा रात भर पढ़ाई कर रहा है, आप तो अपने बेडरूम में सो रहे हो, आप बीच में उठिए, अचानक पीछे से जाके देखिए वो क्या पढ़ रहा है। आप ये देखिए, क्योंकि आजकल जो है बिना मोबाइल की पढ़ाई हो नहीं रही है। मोबाइल में पढ़ाई के अलावा और तो कुछ नहीं कर रहा है वो। और कोशिश ये कीजिए कि जब 15-16 ईयर मतलब टीन एज अगर बच्चा क्रॉस कर रहा है, तो उस समय उसको डांटने की बजाय प्यार से समझाइए, और उसके पेरेंट्स की बजाय उसके दोस्त बनिए आप। चाहे वो माँ हो या बाप हो। एक बेटी का भी बहुत अच्छा दोस्त उसका पिता हो सकता है, बेटे का तो होता ही है ना। बचपन जो एक हमारे बड़े कहावत कहा करते थे ना, जब बेटे का पैर जो है बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगे तो फिर उसको अपना दोस्त समझना चाहिए। तो दोस्ती जैसे ही बात करना चाहिए उससे। वहां पर उसके अंदर ये चीज भावना लानी पड़ेगी कि बेटा यहाँ पर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम आगे फिर कुछ नहीं कर पाओगे। उसको ये समझाना पड़ेगा कि यहाँ जितने नंबर तुम कम कर रहे हो उतनी अपनी लाइफ के ऐशो आराम को कम करते जा रहे हो। आपके 5 नंबर कम हो रहे हैं तो आप आईएएस से आईपीएस में चले गए, 10 नंबर कम हुए आप आईआरएस में पहुंच गए, 20 नंबर कम हुए आप स्टेट सर्विस में आ गए, और 5-10% कम हो गए तो आप उससे नीचे बाबूगिरी में आ गए। ठीक है, और उससे कम हुए तो आप सरकारी सर्विस या जो प्राइवेट सर्विस जो भी है उसके आप लायक नहीं रहे। जितने आप यहाँ पर मेहनत कम करोगे उतनी आगे की जिंदगी के आराम को, ऐशो आराम को, जो लग्जरी है उसको आप कम करते जाओगे। ये चीज उसको समझानी पड़ेगी। उसको जरूरी थोड़ी है कि आप बिल्कुल मास्टर डिग्री करेंगे, पीएचडी करेंगे या इंजीनियरिंग करेंगे, मेडिकल करेंगे तभी आप बहुत आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो 8वीं 10वीं पढ़ने के बाद भी ऊंचाई पे पहुंचे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में वो एक जुनून था उस काम करने के प्रति, एक डेडिकेशन था, है ना। वो डेडिकेशन जब तक नहीं आएगा तब तक आप कैसे आगे बढ़ोगे, है ना। सर, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं, और कोविड के बाद क्या इम्पैक्ट रहा है, कैसे हैंडल करें? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि आज जो कॉलेज में स्टूडेंट हैं वो कोविड वाले स्टूडेंट हैं। 5th से लेकर के 10th तक के, हाँ 5th से लेकर 10th तक के या 11th वाले जो बच्चे थे आज से 5 साल पहले, वो कोविड से प्रभावित थे। जरूरी नहीं कि उनको बीमारी हो, कोरोना हो,
लेकिन जो कोविड का वातावरण था, जो 2 साल का था, 2020 और 2021 का जो समय था, बहुत क्रूशियल टाइम था, बहुत कठिन समय था। और उस समय में जो चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। एक तो ऑनलाइन पढ़ाई, यह जरूर है कि कोविड से हमको एक नया रास्ता मिला, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई ऑनलाइन पढ़ाई की, लेकिन उसका बुरा असर यह पड़ा कि मोबाइल और टेक्नोलॉजी के एडिक्ट हो गए। ये बहुत बड़ा। आज के जो स्टूडेंट है, रात को मोबाइल देखते देखते ऐसा देखते रहेंगे, देखते देखते मोबाइल गिर जाएगा और नींद आ जाएगी। अब आपको मैं ये बताऊं, जो नीली लाइट जो होती है बहुत खतरनाक होती है, आपके पूरे शरीर को प्रभावित करती है। आप जब सोते हैं तो सोने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है मेलेटोनिन। जब अंधेरा होता है, सुखद वातावरण होता है, तो ब्रेन से ये हार्मोन स्रावित होता है और हमको नींद आती है, ठीक है। लेकिन वही नीली लाइट जो होती है ना, वो नीली लाइट मेलेटोनिन के स्रावण को रोक देती है। उसका प्रभाव ये होता है कि हमारा बायोलॉजिकल जो साइकिल होता है बॉडी का, वो बदल जाता है। तो हमारी साइकोलॉजी भी बदलती है, हमारी ग्रास्पिंग कैपेसिटी भी बदलती है, बहुत सारी चीजों में उसका असर पड़ता है। सोचने समझने की क्षमता उससे प्रभावित होती है, याद करने की क्षमता प्रभावित होती है, बहुत सारी चीजें उससे प्रभावित होती है। तो आप ये तो सोच लीजिए कि रात को खाना खाने के बाद हमको मोबाइल नहीं देखना है, बिल्कुल ये प्रण कर लीजिए, हमको देखना ही नहीं है। दूसरा कि कोविड में क्या हुआ कि कुछ तो स्कूलों ने बहुत अच्छा काम किया, कुछ लोगों ने कहा कि भाई आपको एग्जाम देना है, घर से आप आंसर लिख के लाइए, लाके जमा कर दीजिए, ऑनलाइन एग्जाम दे दीजिए, ये सब चीजें बहुत सारी। हाँ, ये सब चीजें तो क्या हुआ, एक शॉर्टकट का रास्ता मिल गया स्टूडेंट को। तो आपको बचना पड़ेगा इन चीजों से, क्योंकि कभी भी मेहनत के, याद रखिए कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती, ठीक है। आप शॉर्टकट के रास्ते से आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी, इस बात का हमेशा याद रखें। सर मैं खुद 10th की तैयारी एकदम दिल से कर रही थी और कैंसिल हो गया एग्जाम, तो फिर वो फायर ही कम हो गया मेरे। तो सर अब पेरेंट्स के फेवरेट टॉपिक की बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब, इसकी तैयारी कैसी करनी चाहिए और क्या हर किसी के लिए होता है ये? हाँ, इसमें बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। इसलिए कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये कि क्वेश्चन तो आसान है लेकिन इसको करना बहुत कठिन है। मान लीजिए सिविल सर्विस की हम बात करते हैं, आईएएस के एग्जाम में 1100 से 1200 हर साल पोस्ट निकलती हैं। स्टूडेंट कितने एग्जाम देते हैं? 4 से 5 लाख स्टूडेंट हर साल एग्जाम देते हैं। कितना परसेंटेज रेट ऑफ सक्सेस? 4 लाख स्टूडेंट बैठ रहे हैं एग्जाम में, 1000 उसमें से सेलेक्ट हो रहे हैं, 0.25 का रेट ऑफ सक्सेस है उसका, है ना। तो मान लीजिए 4 लाख बैठ रहे हैं, तो 3,99,900 स्टूडेंट, 3,99,000 स्टूडेंट तो फेल हो रहे हैं, लेकिन आपको उस 1000 में आना है ना। आप कहीं भी देखिए, जो स्टेट की हम बात करते हैं, एक लड़का जो है 4-4 5-5 नौकरी लेके बैठ जाता है, जो एग्जाम देता है, पास करता है, बोले मेरा फलाना उसमें आ गया है, सिलेक्शन हो गया, उसमें भी, इसमें भी, सिविल सर्विस में, इसमें स्टेट सर्विस में भी हो गया, बोले व्यापम का एग्जाम दिया तो उसमें भी हो गया था। तो अलग अलग हर जगह उसको क्यों होता है ऐसा? कंपटीशन कभी भी समूह में नहीं होता, कंपटीशन बहुत थोड़ा होता है। पूरे छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो सिर्फ 500 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉम्पीट कर रहे हैं, हाँ, बाकी सब किसी के दबाव पे। बाकी केवल एग्जाम दे रहे हैं, और उन्हीं 500 को स्टूडेंट का सिलेक्शन सभी जगह हो रहा है। व्यापम के एग्जाम में वो बैठ रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो रहा है, सिविल सर्विस के एग्जाम में बैठ रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो रहा है, स्टेट सर्विस के एग्जाम में बैठ रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो रहा है ना। तो अब यहां पर यह है कि ऐसी स्थिति क्यों आती है? वो जो बाकी के जो 3,99,000 स्टूडेंट उनमें और ये 1000 स्टूडेंट में क्या अंतर है? तो बात फिर वहीं आ जाती है कि आपके अंदर जुनून होना चाहिए। एक सबसे पहली बात तो वही है। 3 चीजें होती हैं, पहली है मेहनत, दूसरा आपका ब्रेन कैपेसिटी, इंटेलिजेंसी, और तीसरा आपकी स्ट्रेटजी। किस्मत नहीं होती, याद रखिए, किस्मत उसका साथ देती जो इन तीनों चीजों को लेकर चलता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी है ना, ये स्ट्रेटजी आपकी, ये तीनों चीजें 99% होती है।
33% मेहनत, 33% ब्रेन और 33% आपकी कंसिस्टेंसी। ये तीनों अगर होंगी तो आपका 1% लक, किस्मत काम करेगी। इसलिए पूरा साफ हो गया, कुछ नहीं बचा जो पढ़े थे आप। कंसिस्टेंसी टूट गई ना आपकी, तो फिर ये कैसे ये दोनों चीजें काम करेंगी? कंसिस्टेंसी है लेकिन मेहनत में कमी है। पढ़ तो रहे हो आप, लेकिन मेहनत वैसी नहीं कर रहे हो जैसा पढ़ना चाहिए। आप आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं है, तो कैसे होगा? सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये तीनों चीजों को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी मेहनत, आपकी कंसिस्टेंसी। अब स्टेट सर्विस में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट आपको, आपके रूम में कुछ चीजें बिल्कुल जरूरी हैं। किसी भी कंपटीशन की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो आप जिस शहर में रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, उस स्टेट का नक्शा, भारत का नक्शा, विश्व का नक्शा, 5 नक्शे होने चाहिए। विश्व का पॉलिटिकल और फिजिकल, भारत का पॉलिटिकल और फिजिकल, और स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप जिस स्टेट में रहते हैं, चाहे एमपी हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, उस स्टेट का पॉलिटिकल नक्शा आपके रूम के दीवार पे होना चाहिए। पूरे टाइम आपको उसको खाली समय देखते रहना है, बस उसको कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ देखते रहना है। कौन सा शहर कहाँ पर है, कहाँ पर कौन सा पहाड़ है, कौन सी नदी कहाँ से निकल के कहाँ गिर रही है, ये इसको दिमाग में बिठाना है आपको। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी यानी पॉलिटी, राजनीति, ये पूरे कंपटीशन का 80% होता है, ये मान के चलिए आप। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आए, किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए, अगर ज्योग्राफी आप नहीं जान रहे हो तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, है ना। आप संविधान, आपको रटा हुआ होना चाहिए संविधान। आपको एक एक चीज, आपको संविधान की जरूरी नहीं कि आप वकील बनो बहुत बड़े, लेकिन जो बेसिक किताबें हैं, डीडी बसु की किताब है, सुभाष कश्यप की किताब है, ये आपको रटी हुई होनी चाहिए। संविधान के एक एक जो आर्टिकल्स हैं वो आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। उन पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो डिसीजन हुए, जैसे केशवनाथ भारती है, या गोलकनाथ का डिसीजन है, मेनका गांधी का डिसीजन है, या बम्बई का डिसीजन है, ऐसे जो डिसीजन है पुराने, जो माइलस्टोन डिसीजन है, वो डिसीजन आपको मालूम होना चाहिए। हिस्ट्री में जो मेजर जो इवेंट है, वो इवेंट आपको मालूम होने चाहिए। तो सर जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपटीशन तो बहुत है और उसमें रिजेक्शन और डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत मिलता है, तो उसे कैसे फेस करना चाहिए? हाँ, अब यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आपको अपने अंदर में अपना जो माइंडसेट है, इच्छा शक्ति है, उसको मजबूत बनाना पड़ेगा। बहुत ऐसी स्थिति आती, कोटा में लगातार बच्चे जाते हैं, माँ बाप के दबाव में नीट की और जेई की तैयारी के लिए चले जाते हैं, और हर साल हम सुनते हैं कि इतने वहां पर सुसाइड कर रहे हैं। वहां तो ये हो गया है कि मतलब पंखे वहां जो मिलते हैं ना, अब वो तो ऐसे हो गए कि अगर पंखों को आप ऐसा पकड़ के थोड़ा सा पकड़ खींचो तो नीचे गिर जाएंगे। गवर्नमेंट ने वहां पर रूल लगा दिया कि अब वैसे पंखे लगा ही नहीं सकते, हमारे यहाँ जो नॉर्मल लगते हैं वैसे पंखे। इतने सुसाइड होने लगे थे। तो ये जो कंडीशन होती है, डिप्रेशन की जो कंडीशन आती है, इससे बचना बहुत जरूरी है। माँ बाप को, पेरेंट्स को यहाँ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उनके सामने ये, बच्चों के सामने ये बात रखें, बेटा ठीक है तुमको बनना है, तुमको आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फ्रांस जर्मनी जाना है, अमेरिका जाना है इंजीनियर बन करके, या सिविल सर्विस तैयारी करके आपको कलेक्टर बनोगे आप कहीं पर, लेकिन नहीं बन सके तो वो दुनिया खत्म नहीं होती, उसके आगे भी दुनिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहां फेल हुए, लेकिन फिर ये जो पढ़ाई का जो अनुभव था, जो एनालिटिकल सोच डेवलप हुई थी उनके अंदर, रीजनिंग जो डेवलप हुई थी, उसको उन्होंने दूसरे फील्ड में इस्तेमाल किया और आज बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे है वो। तो जरूरी नहीं है कि एक जगह, मतलब एक रास्ता बंद हो तो वही आपकी वहां जीवन समाप्त हो गया, ऐसा नहीं, और भी रास्ते बहुत सारे हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि हर स्टूडेंट को एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जरूर करनी चाहिए। उससे उससे ये होता है कि उसके अंदर मेहनत करने की, जूझने की, और जो मानसिक शक्ति है उसके इम्प्रूवमेंट की क्षमता बढ़ती है, उसकी मदद मिलती है जीवन को समझने में। हाँ, अब यहाँ पर ये होता है कि जब जिस समय सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उस समय अपने आप को आपको बना के रखना है कि नहीं, इस बार नहीं हुआ, अगली बार मैं जरूर होऊंगा। सर हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि
डिग्री के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी बहुत इम्पोर्टेंट है। है। तो ऐसे कौन कौन सी स्किल्स स्टूडेंट्स में होना ही चाहिए? देखिए, एक तो आज की डेट में कंप्यूटर बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। कंप्यूटर का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं हार्डवेयर, आपको जो MS ऑफिस है वो तो आना ही चाहिए, क्योंकि ये जो जनरेशन है ये टेक्नो फ्रेंडली जनरेशन है ना। बड़ा टेक्नोलॉजी से इनको बड़ा प्यार है, टेक्नोलॉजी का इनको, तो इस चीज को अपने को उनको करना है। तो जैसे कंप्यूटर तो सीखना बहुत जरूरी है, आपको आना ही चाहिए कम से कम एक्सेल MS ऑफिस, मतलब MS ऑफिस पूरा आना ही चाहिए, वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, ये चीजों में आपको काम करना आना ही चाहिए। ये तो बहुत जरूरी चीज है, ये उतनी ही जरूरी जितना आपको एग्जाम में आंसर लिखना है। पेन से आपको अ से अनार, आ से आम, ABCD लिखना आता है, 1 से 10 तक की गिनती आती है, वैसे ही आपको कंप्यूटर लिखना आना चाहिए, ये जरूरी चीज है। इसके अलावा पढ़ते पढ़ते आप कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी पढ़ाई का बहुत ज्यादा दबाव नहीं है, सिलेबस इतना कठिन सिलेबस नहीं है कि आप पढ़ने के अलावा दूसरा कुछ ना कर सकें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अभी से शुरू कर दें आप, अगर गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। ये किताबें सामने रखी हुई हैं, ढेर सारी आपको दिख रही हैं यहाँ पर, ऐसी किताबों को पढ़ना शुरू कर दें। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो आप, 1 घंटे के लिए आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए और उसके हिसाब से समय बांट लीजिए, 2-3 घंटा उनको उसमें वो तैयारी कर लीजिए, बाकी अपनी पढ़ाई की तैयारी कीजिए। और उसमें नहीं जाना चाहते, दूसरे फील्ड में जाना चाहते, तो पार्ट टाइम आप 2 घंटा या 3 घंटा किसी भी, जरूरी नहीं कि उसमें आपको सैलरी मिले, काम सीखने के ही बहाने से इंटर्नशिप, कोई भी इंटर्नशिप आप कर सकते हैं। जैसे कि टीवी बनाए, टीवी मैकेनिक हो गया, AC बनाने का काम हो गया, कुछ नहीं है। आप तो ऐसा लगता है कि जो मैकेनिक है, जो ऑटोमोबाइल के मैकेनिक, बहुत ऐसा लगता है कि वो पूरे दिन काले रहते हैं, लेकिन आप ये देखिए कितना कमाते हैं वो। ठीक है, मैंने देखा है लोग, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे मिस्त्री हैं, राजनांदगांव की मैं बात करता हूँ कि राजनांदगांव में ऐसे मिस्त्री हैं ऑटोमोबाइल के, जहां पर गोवा से, पंजाब से, केरल से लोग बुलेट बनवाने आते हैं, मॉडिफाई करवाने के लिए, बिगड़ती तो बनवाने आते हैं। यामाहा राजनांदगांव में ही मॉडिफाई होती थी, जो सर्कस में जो चलने वाली है ना मौत के कुएं, वो राजनांदगांव में मॉडिफाई होती थी, और मुंह मांगी कीमत पे होती थी वो। तो अपने फील्ड में आप महारत हासिल कीजिए, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, उस साथ में 2-3 घंटा जो है उसमें पढ़ाई के साथ साथ 2-3 घंटा आप उसमें किसी काम को, कोई भी स्किल सीखने में कुछ भी कर सकते हैं आप। जरूरी नहीं है कि किसी इसमें जाए, जो आपकी इंटरेस्ट लगता है उसमें आप करना शुरू कीजिए। और लिखना चाहते हैं आप, पत्रकारिता में ही जाना चाहते हैं आप अखबार में जाकर के बैठ करके वहां पर विज्ञप्ति लिखिए ना, मत लीजिए पैसा उनसे, मत बोल दिए हम फ्री में करके जाएंगे। विज्ञप्ति लिखिए, विज्ञप्ति लिखना एक आर्ट है, नहीं आती विज्ञप्ति लिखना लोगों को, तो विज्ञप्ति लिखिए, लेटर बनाइए, वो भी एक आर्ट है। अब ये स्किल डेवलप कर सकते हैं अपने साथ में, उसी को आप आगे करियर बना सकते हैं। सर हमारे व्यूअर्स कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? जो भी करो दिल से करो, एक लक्ष्य तय करो, अपनी रुचि के अनुसार लक्ष्य तय करो, और जो करो वो दिल से करो, पूरे जोश जुनून के साथ करो। जो 3 चीजें मैंने बताई हैं आपकी, इंटेलिजेंसी, आपकी मेहनत और कंसिस्टेंसी, इन तीनों का बिल्कुल जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को बैलेंस करके अपना करियर बनाओ। तो आज के लिए इतना ही, हमसे हमारे साथ जुड़े रहिए। सर, करियर गाइडेंस के इस सत्र में आपने बहुत ही संजीदगी से युवाओं के मन की उन अनसुलझी गाथाओं पर प्रकाश डाला, जिसको लेकर के वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन फिर भी हम अक्सर देखते हैं कि विद्यार्थी 12वीं के बाद या तो वो BA, BCom, BSc जैसे विषयों, पारंपरिक विषयों की ओर रुख करते हैं। ऐसे में आपका हमारे विभाग में आना, इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनना और यहाँ के माहौल को देखना, आपका अपना अनुभव कैसा है सर? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पत्रकारिता विभाग राजनांदगांव और छत्तीसगढ़ के लिए नया ही है, जी। और पूरे छत्तीसगढ़ में दिग्विजय महाविद्यालय एक ऐसा महाविद्यालय है जहाँ पर अलग से एक पत्रकारिता विभाग है जी। और पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ जो डेडिकेशन और इनोवेशन मुझे देखने को मिलता है आप लोगों के द्वारा, जागृत मैडम है, नीलेश सर हैं, आप हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हो आप। अलग अलग क्षेत्रों में मैं देखता हूँ हमारे बच्चे जो है बाहर जाकर के जो विभिन्न प्रकार की रिपोर्टिंग करते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और दिग्विजय कॉलेज में पत्रकारिता का भविष्य बहुत अच्छे वाला है। मुझे बहुत अच्छा लगा, सेटअप भी बहुत अच्छा डेवलप किया हम लोगों ने और बच्चों को बहुत अच्छा ग्रूमिंग कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्टूडेंट को ये कहना चाहूंगा कि पत्रकारिता एक बहुत कठिन करियर है, याद रखिए। इसमें आगे बढ़ना बहुत कठिन है क्योंकि इसमें नौकरियां नहीं है, बहुत कम है नौकरी। फ्रीलांस पत्रकारिता, खतरे बहुत हैं। आप शासन के विरुद्ध जाएं, सिस्टम के विरुद्ध जाएं तो आपको खतरे हैं। आप किसी बड़े बिलियनियर, उद्योगपति, ठेकेदार के खिलाफ अगर कोई रिपोर्टिंग करते हैं तो आपको खतरे हैं। बहुत सारी चीजें उसमें। ये ऐसे जोखिम वाला करियर का चयन करना एक बहुत बहादुरी का काम है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। मैं इसके लिए आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आप जैसे टीचर्स बच्चों को जो नया रास्ता दिखा रही हैं, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं, साधुवाद है। धन्यवाद सर। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे स्टूडियो से बेबाक और एक कॉन्फिडेंस के साथ, सच के साथ काम करने वाले पत्रकार यहाँ से आगे बढ़े और निकले। और सर, इस पॉडकास्ट के लिए मैं कहना चाहूंगी कि अगर बच्चों के कुछ सवाल कमेंट में आते हैं तो दोबारा आपका सर समय चाहेंगे और मार्गदर्शन चाहेंगे और इसका पार्ट 2 हम बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल। सर, अब तक के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।